तो आज हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो आ गए आप। इस वीडियो को शुरू करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड से। जैसे लाइट रिफ्लेक्ट होती है वैसे ही साउंड भी रिफ्लेक्ट होता है। जैसे ये एक मिरर है एंड यहाँ से एक लाइट आई एंड ये लाइट रिफ्लेक्ट होके फिर से चली गई। तो यही चीज साउंड के साथ होती है। जैसे तुमने अपने रूम में बैठ के बोला हेलो, तो वो हेलो दीवार से टकरा के तुम्हें फिर से सुनाई देना चाहिए, क्योंकि साउंड भी रिफ्लेक्ट होता है। पर ऐसा होता थोड़ी है। ऐसा क्यों होता है ये हमें थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा। जैसे मैंने कुछ बोला तो वो तुम्हें सुनाई दिया यानी वो साउंड तुम्हारी दिमाग में थोड़ी देर तक रहा एंड उस थोड़ी देर को कहते हैं हम 0.1 सेकेंड। यानी हमारे दिमाग में साउंड 0.1 सेकेंड तक रहता है। तो जैसे अब तुमने बोला हेलो, तो जैसे ही वो हेलो तुमने बोला वो तुम्हें सुनाई दिया। यानी अब से लेके 0.1 सेकेंड तक वो हेलो तुम्हारे दिमाग में रहेगा एंड जब तक वो दिमाग में रहेगा तब तक तुम दूसरे साउंड को सुन नहीं सकते। तो जैसे ही हमारा सिंचन बोला हेलो, तो बोलते ही उसे हेलो सुनाई दिया इंस्टेंटली एंड अब ये हेलो 0.1 सेकेंड तक उसके दिमाग में रहेगा। पर ये हेलो जब दीवार से टकरा के फिर से वापस आ जाएगा वो टाइम 0.1 सेकेंड से कम होगा, क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड बहुत ज़्यादा होती है। तो 0.1 सेकेंड से पहले ही वो साउंड फिर से आ गया। पर सिंचैन के दिमाग के अंदर तो पहले वाला ही हेलो है, तो सिंचैन को जो ये रिफ्लेक्टेड हेलो है वो सुनाई ही नहीं देगा। एंड अगर रूम पूरा खाली है तो दूसरा वाला हेलो हमें हल्का सा सुनाई देगा एंड हमें एक गूंजने की आवाज आएगी। तो इस गूंजने की आवाज को हम कहते हैं रिवर्बरेशन। एंड अगर आवाज गूंजे ना एंड वो हमें फिर से क्लियरली सुनाई दे, जैसे मैंने बोला हेलो हेलो हेलो, तो ये मुझे फिर से सुनाई दिया, फिर से क्लियरली सुनाई दिया। तो इस चीज को हम कहते हैं एको। एको के अंदर क्या होता है, आवाज हमें क्लियरली सुनाई देती है, पर रिवर्बरेशन के अंदर आवाज फिर से क्लियरली सुनाई नहीं देती। तो अब हम बात कर लेते हैं एको की। तो अगर हमें क्लियर रिफ्लेक्टेड साउंड फिर से सुनना है तो हमें इस टाइम को 0.1 सेकेंड से बढ़ाना होगा। यानी जो ओरिजिनल साउंड है एंड जो रिफ्लेक्टेड साउंड है उनके बीच का टाइम इंटरवल 0.1 सेकेंड से ज्यादा होना चाहिए, तभी जो हमारे दिमाग में 0.1 सेकेंड तक साउंड रहेगा वो चला जाएगा एंड दूसरा साउंड हम सुन सकेंगे। तो साउंड को वापस आने के लिए मिनिमम 0.1 सेकेंड तो लगना ही चाहिए। तो हमें मिल गया टाइम जो कि है 0.1 सेकेंड एंड स्पीड ऑफ साउंड ले लेते हैं हम 344 मीटर पर सेकेंड। तो क्या हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं जिस डिस्टेंस पर कोई ऑब्स्टिकल हो साउंड को रिफ्लेक्ट करने के लिए, ताकि हमें जो रिफ्लेक्टेड साउंड है वो क्लियरली सुनाई दे। तो जैसे ही इसने साउंड प्रोड्यूस करा तो वो साउंड दौड़ता हुआ इधर गया एंड रिफ्लेक्ट होके फिर से दौड़ता हुआ आ गया। तो ये साउंड 0.1 सेकेंड के बाद ही आना चाहिए या 0.1 सेकेंड पर आना चाहिए, तभी हमें एको सुनाई देगा। तो टाइम लिया इसने 0.1 सेकेंड एंड साउंड की स्पीड को हम ले रहे हैं 344 मीटर पर सेकेंड। एंड साउंड ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस डी है तो साउंड एक बार गया एंड एक बार फिर से आया, यानी साउंड ने 2 बार डी डिस्टेंस ट्रेवल करा है। यानी टोटल डिस्टेंस उसने 2 टाइम्स डी ट्रेवल करा है। एंड हमें एक फॉर्मूला पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। एंड इस फॉर्मूले से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। इसके अंदर हम सारी वैल्यूज रख देते हैं। स्पीड है 344 मीटर पर सेकेंड, टाइम है 0.1 सेकेंड एंड डिस्टेंस क्या है 2d, 2 टाइम्स d। तो 344 इंटू 0.1 क्या हो जाएगा 34.4 एंड d के साथ वाला 2 जब नीचे जाएगा तो इस साइड जाके ये डिवाइड होगा, तो हमें डिस्टेंस मिल जाएगा 17.2 मीटर। तो ये हमें मिल गया मिनिमम डिस्टेंस एको सुनने के लिए। तो अगर तुम्हें एको सुनना है तो तुम्हारे एंड किसी ऑब्स्टिकल जिससे साउंड रिफ्लेक्ट होगा उसके बीच में 17.2 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। एंड अगर डिस्टेंस 17.2 मीटर से कम हो तब हमें क्लियर एको नहीं सुनाई देगा, यानी हमें क्लियरली रिफ्लेक्टेड साउंड सुनाई नहीं देगी। उसका कुछ पार्ट, जैसे मैंने बोला हेलो, तो ये जो पीछे गूंजने की आवाज आई ये रिवर्बरेशन है। एंड अगर मैं बोलूं हेलो हेलो हेलो, तो ये जो आवाज आई फिर से ये एकदम क्लियर आवाज थी एंड ये है एको। तो रिवर्बरेशन के अंदर रिपीटेड रिफ्लेक्शन होता है साउंड का।
एंड उसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि साउंड गूंज रहा है। जैसे ये साउंड प्रोड्यूस कर रहा है तो ये साउंड दीवार से टकरा के फिर से इसकी तरफ आ गया एंड इस बार ये टाइम 0.1 सेकेंड से कम है, क्योंकि डिस्टेंस बहुत कम है तो साउंड टाइम भी कम लेगा, तो इसे क्लियरली एको सुनाई नहीं देगा पर एक गूंजने की आवाज आएगी एंड फिर से ये साउंड आगे जाएगा, फिर से पीछे आएगा एंड धीरे धीरे साउंड की इंटेंसिटी कम होती जाएगी एंड साउंड चला जाएगा। तो यहाँ पर मल्टीपल रिफ्लेक्शन हुआ साउंड का एंड मल्टीपल रिफ्लेक्शन के कारण हमें एक गूंजने की आवाज आई, तो इसे हम कहते हैं रिवर्बरेशन। तो जैसे हमारे पास एक रूम है, खाली रूम है, तो इसके अंदर तो रिवर्बरेशन होगा, तो इस चीज को हम कैसे कम कर सकते हैं? इस चीज को कम करने के लिए हम दीवारों के ऊपर साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल लगा सकते हैं, जिससे साउंड दीवारों तक जाए एंड वो दीवार उस साउंड को एब्जॉर्ब कर ले, तब रिवर्बरेशन कम हो सकता है। या फिर हम कमरे को भर सकते हैं फर्नीचर से, फर्नीचर भी साउंड को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो रिवर्बरेशन को कम करने के लिए हम ये चीजें कर सकते हैं। तो रिवर्बरेशन हो गया द रिपीटेड रिफ्लेक्शन दैट रिजल्ट इन द परसिस्टेंस ऑफ साउंड इज कॉल्ड रिवर्बरेशन। यानी रिपीटेड रिफ्लेक्शन की वजह से जो परसिस्टेंस होता है साउंड का, परसिस्टेंस यानी गूंजना, उसे हम कहते हैं रिवर्बरेशन। एंड एको क्या था? एको के अंदर हमें क्लियरली रिफ्लेक्टेड साउंड सुनाई देता है, पर रिवर्बरेशन के अंदर हमें गूंजने की आवाज आती है। तो हमें पता चल गया कि साउंड रिफ्लेक्ट होता है, तो हम इस रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी का यूज करके चीजों को आसान बना सकते हैं। ये प्रॉपर्टी यूज करते हैं मेगाफोन्स में, हॉर्न्स में एंड कई और इंस्ट्रूमेंट्स में, ताकि हमें साउंड क्लियरली अच्छे से सुनाई दे। तो मेगाफोन्स का कुछ शेप ऐसा होता है, तो इसके अंदर जैसे ही आदमी बोलेगा तो जो ये साउंड प्रोड्यूस करेगा वो डायरेक्टली इसके अंदर चला जाएगा, वो इधर उधर रिफ्लेक्ट नहीं होगा, सीधा इस मेगाफोन में चला जाएगा एंड फिर मेगाफोन के अंदर रिफ्लेक्ट होते होते इस डायरेक्शन के अंदर सारा साउंड चला जाएगा। तो जब एक ही डायरेक्शन के अंदर सारा साउंड जाएगा तो उसकी लाउडनेस बढ़ जाएगी, क्योंकि वो इधर उधर स्कैटर नहीं हुआ, एक ही डायरेक्शन में गया है। तो ऐसे मल्टीपल रिफ्लेक्शन का यूज करके मेगाफोन्स एंड हॉर्न्स बनाते हैं। एंड जो डॉक्टर स्टेथोस्कोप रखते हैं उसके अंदर भी मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का यूज होता है। जैसे ही डॉक्टर वो स्टेथोस्कोप हमारी बॉडी पे लगाते हैं तो बॉडी कुछ साउंड प्रोड्यूस करती है एंड वो साउंड उस स्टेथोस्कोप के थ्रू रिफ्लेक्ट होता होता डॉक्टर के कानों तक पहुंच जाता है। तो ऐसे स्टेथोस्कोप भी मल्टीपल रिफ्लेक्शन का यूज करता है। एंड बड़े बड़े हॉल्स की या फिर सिनेमा हॉल्स की जो सीलिंग होती है वो कुछ ऐसी डिजाइन की हुई होती है कि उस सीलिंग से साउंड टकराए एंड सभी तक पहुंच जाए। जैसे स्पीकर तो आगे ही लगे हुए होते हैं पर वो साउंड पूरी जगह सुनाई देती है, क्योंकि वो स्पीकर का साउंड ऊपर सीलिंग से टकराता है एंड सभी तक पहुंच जाता है। तो यहाँ पर भी मल्टीपल रिफ्लेक्शन का यूज हुआ है। अब आता है रेंज ऑफ हियरिंग, यानी कितने फ्रीक्वेंसी का साउंड हम सुन सकते हैं। तो हम 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक का साउंड सुन सकते हैं। एंड छोटे बच्चे जिनकी एज 5 साल से कम हो, वो बच्चे 25,000 हर्ट्ज तक के फ्रीक्वेंसी का साउंड सुन सकते हैं। एंड जैसे जैसे वो बड़े होते हैं तो वो हियरिंग कैपेसिटी कम होती जाती है एंड वो भी फिर 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं। तो 20,000 हर्ट्ज कह लो या फिर 20 किलो हर्ट्ज कह लो, किलो का मतलब होता है 1000, तो 20,000 हर्ट्ज को हम 20 किलो हर्ट्ज भी कहते हैं। एंड 25,000 हर्ट्ज को क्या कहेंगे? 25 किलो हर्ट्ज। तो इस रेंज के बीच का साउंड तो हमें सुनाई देता है, पर अगर साउंड 20 हर्ट्ज से भी कम फ्रीक्वेंसी का हो तो वो हमें सुनाई नहीं देता, पर वो साउंड तो होता ही है। तो ऐसे साउंड को हम कहते हैं इंफ्रासोनिक साउंड, जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम हो, यानी जिसे इंसान सुन नहीं सकते। तो इसका नाम है इंफ्रासोनिक साउंड या इंफ्रासाउंड। ये साउंड राइनोसॉरस, वेल्स एंड एलिफेंट्स यूज करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए। तो जब अर्थक्वेक आता है तो अर्थक्वेक से पहले इंफ्रासोनिक साउंड आता है नीचे से एंड उस साउंड को कई एनिमल्स सेंस कर लेते हैं एंड ये पता लगा लेते हैं कि अर्थक्वेक आने वाला है। एंड जो साउंड 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा फ्रीक्वेंसी का होता है उसे हम अल्ट्रासाउंड कहते हैं। तो ऐसा साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा हो उसे हम अल्ट्रासाउंड कहेंगे। अल्ट्रासाउंड को हम सुन नहीं सकते पर हम इसे बहुत जगह काम लेते हैं। तो अल्ट्रासाउंड वो साउंड होते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा होती है, यानी ये बहुत ही पावरफुल वेव्स होती हैं। तो क्योंकि ये बहुत पावरफुल होती है तो हम इनका यूज करते हैं। तो अब देखते हैं हम एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड, यानी कहाँ कहाँ पर अल्ट्रासाउंड काम में आता है। तो अल्ट्रासाउंड का यूज करते हैं हम क्रैक्स को डिटेक्ट करने के लिए। जैसे हमारे पास एक मेटल का पीस है
तो ये बाहर से तो एकदम ठीक लग रहा है, पर इसके अंदर अगर कोई क्रैक है, तो अगर हमने इसको बिल्डिंग के लिए यूज करा या फिर कोई चीज बनाने के लिए यूज करा तो वो चीज कमजोर होगी, क्योंकि इसके बीच में क्रैक है। तो हमें पता कैसे चलेगा कि इसके बीच में क्रैक है? तो इसे पता लगाने के लिए हम अल्ट्रासाउंड का यूज करते हैं। तो इसके एक साइड हम अल्ट्रासाउंड के सोर्स को रख देते हैं, यानी यहाँ से अल्ट्रासाउंड निकलेगा, एंड दूसरी तरफ अल्ट्रासाउंड के डिटेक्टर को रख देते हैं, यानी दूसरी तरफ से हम ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि अल्ट्रासाउंड कैसे आ रहा है। तो जैसे ही हमने इससे अल्ट्रासाउंड पास करा, तो जहाँ पर मेटल बढ़िया था यानी यूनिफॉर्म था, वहां से तो अल्ट्रासाउंड सीधा पास हो गया, एंड जहाँ पर क्रैक था वहां से अल्ट्रासाउंड फिर से रिफ्लेक्ट हो गया, एंड हमें डिटेक्टर में पता चल जाएगा कौन सा अल्ट्रासाउंड आया नहीं है, एंड वहां से हम ये पता लगा लेंगे कि यहाँ पर क्रैक है। तो ऐसे हम मेटल ब्लॉक्स के अंदर क्रैक्स का पता लगाते हैं। इसकी एक और एप्लीकेशन है जिसका नाम है सोनार। सोनार की फुल फॉर्म है SO यानी साउंड, N यानी नेविगेशन, A यानी एंड R यानी रेंजिंग, यानी साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो अल्ट्रासोनिक वेव का यूज करता है, एंड हमें नीचे का डिस्टेंस बता देता है कि समंदर में कितनी गहराई है। तो आप समझते हैं कैसे ये काम करता है। तो इसके अंदर दो चीजें होती है, एक होता है ट्रांसमीटर एंड एक होता है डिटेक्टर। ट्रांसमीटर यानी जो ट्रांसमिट करता है, एंड डिटेक्टर यानी जो डिटेक्ट करता है। तो जैसे ये एक शिप है एंड इसके नीचे एक ट्रांसमीटर लगा हुआ है, तो वो वेव्स को ट्रांसमिट करेगा। तो यहाँ से अल्ट्रासोनिक वेव निकली एंड वो समुंदर में गई एंड फिर से ऊपर आ गई, एंड ऊपर आई तो उसे डिटेक्टर डिटेक्ट कर लेगा कि अब ये ऊपर आ गई। तो हमें इस वेव की स्पीड पता होगी, एंड उस वेव ने कितना टाइम लिया नीचे जाके वापस ऊपर आने में, वो भी टाइम हमें पता होगा। एंड इससे हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। जैसे हम डिस्टेंस को x ले ले, तो ऊपर से नीचे गई वेव यानी x डिस्टेंस उसने ट्रैवल करा, फिर से वो वेव ऊपर आई यानी उसने 2 बार x डिस्टेंस ट्रैवल करा। तो हमारा डिस्टेंस हो गया 2x, एंड हमें स्पीड इस वेव की पता होगी, एंड टाइम भी हमने मेजर कर लिया होगा। तो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमें निकालना है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम, एंड स्पीड को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम को स्मॉल t से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड हमारा डिस्टेंस है 2x। तो इस फॉर्मूले के अंदर हम स्पीड एंड टाइम की वैल्यू रख देंगे, एंड हमें डिस्टेंस मिल जाएगा। तो ऐसे सोनार काम करता है। क्या काम करता है? ये डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे काम आता है, समुंदर की गहराइयां पता करने के लिए काम में आता है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड हाई फ्रीक्वेंसी का साउंड होता है, यानी बहुत स्ट्रॉन्ग साउंड होता है, वो समुंदर के अंदर भी ट्रैवल कर सकता है। ये हो गया सोनार। एंड अब एक ऐसा क्रिएचर भी है जो नेचुरल सोनार को यूज करता है, यानी उसके अंदर सोनार इनबिल्ड ही आता है, जिसका नाम है बैट। तो जो ये बैट्स होते हैं वो अल्ट्रासाउंड को प्रोड्यूस करते हैं, एंड अगर उनके सामने कोई प्रे है, उनका कोई शिकार है, तो वो अल्ट्रासाउंड उस शिकार से टकराएगा एंड रिफ्लेक्ट होके उसके कानों तक आ जाएगा, जैसे सोनार में होता था। तो अल्ट्रासाउंड ने कितना टाइम लिया प्रे से टकरा कर फिर से आने में, उससे जो बैट्स है वो ये पता लगा लेते हैं कि वो प्रे कितनी दूरी पर है। अगर साउंड थोड़ी देर बाद आ रहा है यानी टाइम ज्यादा ले रहा है, एंड प्रे थोड़ी ज्यादा दूरी पे है, तो ऐसे बैट्स नेचुरल सोनार का यूज करते हैं। तो अब हम एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन है, अ सबमरीन एमिट्स अ सोनार पल्स व्हिच रिटर्न्स इन 1.02 सेकंड इफ द स्पीड ऑफ साउंड इन सॉल्ट वाटर इज 15.31 मीटर पर सेकंड, कैलकुलेट द डेप्थ। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक सबमरीन है जो एक सोनार इम्पल्स को एमिट कर रही है, वो सोनार इम्पल्स नीचे जा रही है एंड फिर से ऊपर आ रही है, एंड उसने टाइम लिया 1.02 सेकेंड्स का, एंड उस इम्पल्स की स्पीड है 1531 मीटर पर सेकेंड, एंड हमें बताना है डिस्टेंस। तो हमें बतानी है डेप्थ यानी ऊपर से लेके नीचे तक का डिस्टेंस। तो साउंड वेव आई, नीचे गई एंड फिर से ऊपर गई, तो अगर ये डिस्टेंस x है तो साउंड वेव ने 2 बार x डिस्टेंस ट्रैवल करा है, तो ये हो जाएगा 2x डिस्टेंस। क्वेश्चन के अंदर टाइम है, वेलोसिटी है, तो क्या हम x की वैल्यू नहीं निकाल सकते? एंड हमें एक फॉर्मूला भी पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंड यहाँ से डिस्टेंस आ जाता है स्पीड इंटू टाइम। तो इसके अंदर हमें सिर्फ वैल्यूज रखनी है एंड x की वैल्यू को निकालना है। तो तुम x की वैल्यू को निकाल के नीचे कमेंट कर देना, एंड यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। पर चैप्टर का एक टॉपिक ह्यूमन ईयर रह गया, क्योंकि मुझे बायो आती ही नहीं है एंड वो बायो से रिलेटेड है, पर एक्चुअल में बहुत आसान टॉपिक है, तुम उसे एक बार पढ़ लेना, समझ आ जाएगा। तो अब मिलते हैं अगले चैप्टर के अंदर।